हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर पर। आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ने वाले हैं। और इतिहास का हमारा यह सेकंड चैप्टर है और सेकंड चैप्टर का भी यह पार्ट 2 है। इनसे पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको ज़रूर देखिएगा। तो हमारा सेकंड चैप्टर का नाम क्या है, वो है हमारा समाजवाद एवं साम्यवाद। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको समझाया था कि समाजवाद क्या है, समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुई। हमने इन सभी के बारे में डिटेल से हमने अध्ययन किया था। हमने उसी वीडियो में आपको बताया था कि जब औद्योगिक क्रांति आई तो औद्योगिक क्रांति ने मुख्य रूप से 2 वर्गों के लोगों को जन्म दिया। एक था पूंजीपति वर्ग और दूसरा था हमारा श्रमिक वर्ग। हम आज वहीं से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, औद्योगिक क्रांति ने मुख्य रूप से कितने वर्गों को जन्म दिया, तो 2 वर्गों को जन्म दिया। कौन सा? पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। तो पूंजीपति वर्ग का मतलब क्या है? समाज का एक वैसा वर्ग, समाज के वैसे लोग जिनके पास बहुत ही ज़्यादा पूंजी हो, बहुत ही ज़्यादा रुपया हो या संसाधन हो। हम उन सभी को जब आपस में मिलाकर बोलेंगे तो उनको बोलेंगे पूंजीपति वर्ग। यहाँ पर पूंजीपति वर्ग से किसी एक व्यक्ति से तात्पर्य नहीं है। हम जब पूंजीपति वर्ग बोलते हैं तो समाज के हम वैसे लोगों को काउंट कर रहे हैं जिनके पास पूंजी बहुत ज़्यादा है, वो भौतिक रूप में हो या फिर उनके बाद या इनके अलावा उनके पास बहुत ही ज़्यादा उद्योग से संबंधित संसाधन हो, तो हम उनको बोलेंगे पूंजीपति वर्ग। और हमारा दूसरा था श्रमिक वर्ग, यानी एक ऐसा वर्ग समाज का जो दूसरे के यहाँ काम कर रहा हो, या फिर हम श्रमिक को गरीब भी बोल सकते हैं। एक तो सीधा आप समाज के 2 हिस्सों को बांटिए। एक ऐसा क्षेत्र जिधर सिर्फ पूंजीपति लोग रह रहे हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा रुपया है, तो पूंजीपति वर्ग। और जिनके पास नहीं है, जो बहुत ही ज़्यादा जिनके पास रुपये की कमी है, तो हम उसको बोलेंगे गरीब। और वही लोग पूंजीपति वर्ग के यहाँ काम करते हैं या उद्योगों में काम करते हैं, तो हम उनको बोलेंगे श्रमिक। श्रमिक को आप मजदूर भी बोल सकते हैं। श्रमिक को क्या बोलेंगे? मजदूर भी आप बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्ग दिन प्रतिदिन अमीर हो रहे थे। वो लगातार अमीर हो रहे थे क्योंकि उनके पास पूंजी बहुत ही ज़्यादा था। वह पूंजी का निवेश कर रहा था समाज के हर एक क्षेत्र में। नए नए प्रकारों का मशीनों का वो दूसरे देश से इंपोर्ट करके या अपने देश में आविष्कार करके उनको खरीद कर वो उद्योग लगा रही थी, जिनसे पूंजीपति वर्ग दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे थे। और जो हमारे श्रमिक वर्ग थे वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहे थे? गरीब होते जा रहे थे। ठीक है, आगे देखिए। तो श्रमिकों की स्थिति जब तेजी से पतन हो रहा था, मतलब पतन होने का मतलब क्या था? तेजी से नीचे जा रहा था या गिर रहा था। किनकी स्थिति? श्रमिकों की। यानी श्रमिक को आप क्या बोलोगे? और मजदूर भी बोलोगे। इनको आप गरीब भी बोल सकते हो। तो श्रमिकों की स्थिति जब तेजी से पतन हो रहा था उनकी स्थिति में, तो उसी समय कुछ राष्ट्रभक्तों ने या फिर विचारकों, उन राष्ट्रभक्त बोलिए या विचारक बोलिए, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। ये मार्गदर्शन किसको प्राप्त हुआ? तो श्रमिकों को प्राप्त हुआ। इन व्यक्तियों ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में एक नवीन मतलब एक नया विचारधारा का प्रतिपादन किया। और उसी नए विचारधारा को हम क्या कहते हैं? समाजवाद कहते हैं। और इसमें मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन, इन लोगों का नाम मशहूर है। तो आप क्या बोलोगे? श्रमिकों की स्थिति जब तेजी से पतन हो रहा था तो उसी समय इन श्रमिकों को कुछ राष्ट्रभक्तों, विचारकों जैसे कार्ल मार्क्स और सेंट साइमन जैसे व्यक्तियों का इनको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इन व्यक्तियों ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में एक नवीन विचारधारा का प्रतिपादन किया। हम जिनको क्या कहते हैं? हम जिनको समाजवाद कहते हैं, या जिनको समाजवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनको आप ध्यान में रखिएगा। समाजवाद प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि अगर कि समाजवाद से आप क्या समझते हैं, समाजवाद किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे
कि जब श्रमिकों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी या फिर जब उनकी स्थिति में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से पतन हो रहा था, उसी समय कुछ राष्ट्रभक्तों विचारकों का मार्गदर्शन श्रमिकों को प्राप्त हुआ। इनमें मूल रूप से कार्ल मार्क्स और सेंट साइमन जैसे व्यक्तियों ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में एक नई विचारधारा का प्रतिपादन किया। हम उसी नई विचारधारा को क्या कहते हैं? हम समाजवाद कहते हैं। क्या अब यह समाजवाद आपका क्लियर है? मुझे उम्मीद है अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, एक आगे हेडिंग है हमारा यूटोपियन समाजवाद। यूटोपियन समाजवाद क्या है? तो यूटोपियन समाजवाद को स्वप्नदर्शी समाजवाद भी कहते हैं। स्वप्नदर्शी का मतलब हुआ कि ये इनमें जो भी व्यक्ति थे यूटोपियन समाजवाद को जो बढ़ावा दे रहे थे, ये व्यक्ति भविष्य को देखकर निर्णय ले रहे थे, इसीलिए इनको कहा जाता है स्वप्नदर्शी। यूटोपियन समाजवादी को ही क्या कहा जाता है? स्वप्नदर्शी कहा जाता है। तो इनमें मूल रूप से हम 3 लोगों के विचारों को पढ़ेंगे, सेंट साइमन का, चार्ल्स फोरियर का और रॉबर्ट ओवेन का। तो इन लोगों को कहा जाता है कि ये लोग यूटोपियन समाजवाद का समर्थक थे, ये लोग उनको समर्थन देते थे। और यूटोपियन समाजवादी कैसा था? स्वप्नदर्शी था। ठीक है, तो देखिए, तो अब यहाँ पे पहले सेंट साइमन, तो इनका क्या मानना था? तो सेंट साइमन का मानना था कि राज्य एवं समाज में, कहाँ पर? राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले एक दूसरे का मदद करें और प्रकृति में जो भी संसाधन उपलब्ध है उनको वो लोग मिलकर उपयोग करें। ये मानना था किसका? सेंट साइमन का। ये यूटोपियन समाजवादी के समर्थक थे। सेंट साइमन का मानना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से सभी को एक साथ लाना चाहिए, संगठित करना चाहिए कि वो सभी एक दूसरे का शोषण करने के बदले, जो अभी हमने देखा समाजवाद में जो यहाँ पे पूंजीपति वर्ग लोग जो श्रमिकों का शोषण कर रहे थे, गरीबों का शोषण कर रहे थे, अब यहाँ पे सेंट साइमन जी कहते हैं कि समाज एवं राज्य को हमें इस रूप से संगठित करना चाहिए कि यहाँ पे लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले एक दूसरे का मदद करें और वो मिलजुल कर, सभी पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग सभी मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें, मतलब प्रकृति में जो उपलब्ध संसाधन है उसका उपयोग करें। ठीक है, उनके बाद है हमारे चार्ल्स फोरियर। चार्ल्स फोरियर थोड़े से इनके विचार अजीब से थे। इनका कहना था कि आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोध था ये, यानी आधुनिक औद्योगिकरण जो चल रहा था पूरे विश्व में, यह उनका विरोधी था। और इनका मानना था कि श्रमिकों को, यानी जो मजदूर हैं, इनको हमेशा छोटे नगरों में और या फिर कस्बों में रहना चाहिए। ये थोड़े से इनका उस समय एक अजीब सा था, इन्हीं इनको चार्ल्स फोरियर को सबसे अलग भी रखा जाता है। ये इनका मानना था कि ये ठीक है, आधुनिक औद्योगिकरण नहीं होना चाहिए, ये कहते थे। लेकिन इनके साथ साथ इन्होंने यह भी ऐड कर दिया था कि जो भी श्रमिक हैं, मजदूर हैं, इनको कोई भी डेवलप क्षेत्र में रहने के बजाय इनको किसी कस्बे में या फिर इनको कहीं किसी छोटे नगर में रहना चाहिए। किसने कहा था ये? चार्ल्स फोरियर ने। उनके बाद थे हमारे रॉबर्ट ओवेन। तो रॉबर्ट ओवेन के बारे में याद रखिएगा, यह एक ब्रिटिश उद्योगपति थे। ठीक है, तो इनका मानना था कि इन्होंने क्या किया था? रॉबर्ट ओवेन ने स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक, किसने? रॉबर्ट ओवेन ने स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक स्थान पर इन्होंने एक फैक्ट्री की स्थापना की। किसने? रॉबर्ट ओवेन ने। और इन्होंने वहाँ पर क्या किया? उस फैक्ट्री में जितने भी श्रमिक थे उन सभी को इन्होंने अच्छी सुविधाएं दी, अच्छे वेतन देना शुरू किया। और इन्होंने उनके बाद क्या पाया? मुनाफा, जब मान लीजिए आप किसी फैक्ट्री में मान लीजिए जितना वेतन मजदूरों को मिल रहा है उनसे आप दुगुना दे रहे हो, तो इनसे आपको घाटा लगना चाहिए। तो यही चीज़ इन्होंने किया था वहाँ पे। इन्होंने जो स्कॉटलैंड में जो इन्होंने फैक्ट्री का स्थापित किया, तो उन्होंने वहाँ के श्रमिकों को वेतन बहुत ही ज़्यादा देना शुरू किया। वेतन ज़्यादा इन्होंने दिया। इन्होंने क्या देखा अंत में कि मुनाफा कम होने के बजाय
मुनाफा और ज़्यादा होने लगा। मतलब इनको लग रहा था कि अगर हम ज़्यादा वेतन दे रहे हैं तो हमें मुनाफा तो कम होगा। अगर मान लीजिए वस्तुओं का उत्पादन कम हो रहा है, आप श्रमिकों को ज़्यादा दे रहे हैं तो आपको तो मुनाफा कम होगा। लेकिन इन्होंने क्या देखा वहाँ पे, मुनाफा कम होने के बजाय मुनाफा और इनका बढ़ गया। तो इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला और इनका निष्कर्ष था कि जो संतुष्ट श्रमिक होता है एक्चुअल में वही वास्तविक श्रमिक होता है। अगर आप किसी मजदूर को उनके मन के अनुसार आप उन्हें अगर आप सैलरी दोगे, अगर आप उन्हें वीकली छुट्टी दोगे, अगर उनका माइंड मतलब आपके काम के प्रति मन अगर खुश है, दिमाग अगर संतुष्ट है, तो वह आपको मतलब इंटरनल पावर से काम करेगा, आपकी कंपनी को ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। लेकिन अगर आप उनसे फोर्सफुली काम करवाओगे, उनके वेतन को आप रोक के रखोगे, तो फिर वो 100% अपना नहीं देगा। यही सेंट साइमन जी ने क्या किया था, प्रयोग भी किया था। तो ये तीनों के बारे में याद रखिएगा, ये तीनों यूरोपियन समाजवादी के समर्थक थे, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर और रॉबर्ट ओवेन। तो अगर मान लीजिए अगर आपसे प्रश्न बन जाए कि यूरोपियन समाजवाद से आप क्या समझते हैं, इनके बारे में लिखिए, तो वहाँ पर आपको इन्हीं के बारे में इसी तरीके से आप लिख सकते हो। मैंने आपको समझाने के लिए इन तीनों को अलग अलग दिया, आप ऐसे भी लिख दो या इन तीनों को एक साथ भी आप लिख देना। ये क्लियर है। और इनसे पहले तो हम ये पिछले क्लास का ही बचा हुआ था, हमने वो देखा। तो मुझे उम्मीद है कि आज हमने जो भी समझाया आपको समझ में आ गया होगा। कल की वीडियो में अब हम यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे किसके बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में। पहले कार्ल मार्क्स देखेंगे, उनके बाद जो थोड़ी बहुत क्रांति है हम उनको समझने का, यानी स्पेशली जो रूसी क्रांति है हम उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो कार्ल मार्क्स का एक पूरा का पूरा टॉपिक होगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स बहुत ही क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी कार्ल मार्क्स के द्वारा लिए गए निर्णय बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो हम अगली क्लास में उनको समझने का प्रयास करेंगे। अगर इनमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को ज़रूर लिखिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, क्या आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं? अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आप नीचे कमेंट में अपने डाउट को ज़रूर लिखिएगा। अगर आपके पास कोई डाउट नहीं होता है तो आप वह भी लिखिए नीचे कि सर कोई डाउट नहीं है, पूरा क्लियर है, 100% क्लियर है। ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इनके लिंक को, यानी वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ और आप जो भी सोशल नेटवर्क यूज करते हैं वहाँ पर इनको शेयर भी कीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।